स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा करने जा रहे हैं फिलिस्तीन को दुनिया भर से मिल रही मान्यता के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल के एक तरफ पूरब और एक तरफ पश्चिम में दो क्षेत्रों में फिलहाल फिलिस्तीन पाया जाता है। एक तरफ वेस्ट बैंक में, एक तरफ गाजा पट्टी में, और इन दोनों तरफ फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या इंटरनेट पर 50 लाख बताई जाती है। कहा जाता है 29 लाख के आसपास यहां लोग रहते हैं और 21 लाख के आसपास इस जगह लोग रहते हैं। इस तरह से इस इजराइल के दोनों तरफ बटे भागों में फिलिस्तीनी पाए जाते हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि इस फिलिस्तीन के भाग को दुनिया के बहुत से देश मानते ही नहीं थे कि यह एक देश भी है। यूनाइटेड नेशंस ने सॉल्यूशन देते समय पहले यह कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश होंगे और दो देशों का होना ही टू स्टेट सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब यह स्थिति टू स्टेट सॉल्यूशन की स्थिति कहलाती है। आज के सेशन में हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर के 193 देश जो यूनाइटेड नेशंस के अधीन मान्यता प्राप्त हैं, उन 193 देशों में से अधिकांश देशों ने अब यह मानना शुरू कर दिया है कि फिलिस्तीन एक देश है। अधिकांश ने मानना शुरू कर दिया तो कितने हैं ये लोग? तो ये हैं इस समय 157 देश। 193 देशों में से 157 देश ये मानते हैं कि फिलिस्तीन एक देश है। क्या फर्क पड़ता है नहीं मानने से और मानने से? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहां 5 परमानेंट मेंबर बैठते हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस का नाम शामिल है। अमेरिका को छोड़ के बाकी चारों परमानेंट मेंबर जब किसी देश को, इवन पांचों मेंबर अगर किसी देश को मान ले कि ये मेंबर है, तो वो यूएन में वोट देने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन पांचों में से कोई भी एक देश अगर वीटो कर दे तो वो देश यूएन में बैठ तो सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति यही है। यूनाइटेड नेशंस की इस समय 80वीं बैठक चल रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वीं बैठक अमेरिका के अंदर चल रही है और दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर ज्वाइन करने पहुंचे हुए हैं, अमेरिका पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में दुनिया भर के जितने भी नेता हैं वो अपनी तरफ से यूएन में बता रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को अपनी तरफ से देश मानते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। भारत बहुत शुरुआत से फिलिस्तीन को देश मानता आता है। लेकिन अमेरिका और अमेरिका के जो पिछलग्गू कंट्री थे, विशेष रूप से जो यूरोपियन देश थे या फिर ये कहूं कि जो नाटो मेंबर्स थे, उन्होंने कभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थक रहा और अमेरिका ने अगर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी तो बाकियों ने भी मान्यता नहीं दी। अक्सर यही चलता आ रहा था, परिपाटी यही चल रही थी। लेकिन अभी ताजा ताजा कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये वो सारे देश हैं जो अमेरिका की आधी कटी रोटी खाते हैं, इन देशों ने और इंक्लूडिंग पुर्तगाल ने यह स्वीकार कर लिया था कि फिलिस्तीन एक देश है। अचानक अमेरिका के जो गठबंधन या सहयोगी देश हैं, जो अमेरिका की तूती में बोलते हैं, जो मेजरली यूरोपियन देश हैं, उन्होंने अचानक मान्यता देना कैसे शुरू कर दिया। आप कहेंगे कनाडा यूरोपियन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटेन एक बड़ी पावर है यूरोप की, पुर्तगाल एक बड़ी पावर है, फ्रांस एक बड़ी पावर है। जी हाँ, फ्रांस ने आज इसे रिकॉग्नाइज कर दिया एक कंट्री के रूप में फिलिस्तीन को। बड़ा सवाल बनता है कि फ्रांस कर चुका, जर्मनी कर चुका, ब्रिटेन कर चुका, पुर्तगाल कर चुका, ये लोग अचानक जिस तरह से मान्यता दिए जा रहे हैं फिलिस्तीन को एज ए नेशन, क्या ये अमेरिकी किले के ढहने की निशानी है? मतलब अमेरिका अपने समर्थकों को खोता जा रहा है। ऐसे में जब यूएन के अंदर यूरोपियन यूनियन की चीफ ये कह दें कि हमें गाजा को फिर से बनाना होगा, गाजा मस्ट बी रीबिल्ट, ये तो पूरी तरह से सपनों पर पानी फेरने जैसा है। किन लोगों के? जिन्होंने पूरी तरह से गाजा की सफाई कर दी हो। आपको मालूम होगा ट्रंप के समर्थन में नेतन्याहू के द्वारा गाजा में जो भी हॉस्टेजेस की तलाश के नाम पर गाजा के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिसमें कि गाजा में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, लगभग गाजा पूरी तरह से टूट फूट चुका है, बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है कि गाजा को बिल्कुल क्लीन कर दो और वहां पे नया शहर बसाओ। ऐसे में जब ये लोग इस तरह की विचारधारा रखते हो और उस समय पर यूरोपियन यूनियन की चीफ एक फंड बना देती हैं पैलेस्टीनियन डोनर ग्रुप के नाम से और कहती हैं कि हमें गाजा को फिर से बसाना होगा, यह अपने आप में बड़ी मतभिन्नता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अमेरिका और यूरोप अब शायद अलग अलग नावों पर बैठ गए हैं और अलग अलग नावों पर बैठना अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती देने जैसा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया को यूक्रेन और रशिया युद्ध के अंदर यूक्रेन के समर्थन में और इजराइल और गाजा युद्ध में
इजराइल के समर्थन में लगातार जुटाने में लगा हुआ है। यूक्रेन के समर्थन में तो अमेरिका अभी भी यूरोपियन देशों को बांध कर चलने में कामयाब है, लेकिन यूक्रेन और फिलिस्तीन के मामले में, इजराइल और गाजा के मामले में इजराइल के समर्थन में वो लोगों को धीरे धीरे छूटता हुआ देख रहा है। इसीलिए हेडलाइंस लिखी जा रही हैं खुद अमेरिकी अखबारों में कि वर्ल्ड लीडर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पैलेस्टीन को। क्या ये चैलेंज है यूएस और इजराइल को? क्योंकि यूएस और इजराइल ही संभवतः अब वो दो बड़े देश बचे रह जाएंगे जो कि खुल करके गाजा को साफ करने का प्लान साझा करते हो। बाकी तो सब लोग अब गाजा को फिर से बसाने की बात करते हैं। ये खबर आज पूरी तरह से हम और आप बैठ करके विश्लेषण करेंगे। ये इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है विश्लेषण क्योंकि यूएन की बैठक चल रही है इस समय पर अमेरिका के अंदर, जहां पर इमानुएल मैक्रोन समेत दुनिया भर के नेता पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में इस बात का आज चर्चा होना बहुत जरूरी है कि यूरोप की ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यूरोप ट्रंप से नाराज होगा क्योंकि ट्रंप ने उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। वो सब आप बातें जानते हैं, लेकिन और कौन सी बुनियादी दिक्कतें हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिसके चलते यूरोप खुद को बटा हुआ पाता है? आज हम उस मुद्दे पर आपको ध्यान दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच में अगर आप में से कोई साथी स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखना चाहता है, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा अवेयर और करा दूं आप लोगों को कि आप में से बहुत सारे साथी जो हमारे साथ एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आपको पता हो तो बातें बाजार की नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ में इंट्राडे ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट में इन दिनों फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर के बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो हम आने वाले समय में इंट्राडे ट्रेड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, डिलीवरी के बारे में, या फिर ये कहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, क्रिप्टो के बारे में बातें बाजार की पर बहुत सारे सेशंस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की टर्म्स में। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस चैनल पर चले जाएं, और हाँ, अगर जल्दी से खत्म करना चाहते हैं पढ़ लिख करके तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर चले जाएं। वहां पर स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल कोर्स हमने दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए, तो साथियों, फिलहाल के लिए खबर यही कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, और उसके बाद में अब फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। यह घटना कहां हो रही है? यूएन के अंदर। अच्छा, इस बार जो यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक हो रही है, इसकी अध्यक्षता इमानुएल मैक्रोन और सऊदी अरब कर रहे हैं, यानी फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं। फ्रांस ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब हम यूएन की अध्यक्षता करेंगे उसी समय पर हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता जब की जा रही थी, इन्हीं के सामने, मतलब ये तो खुद बोले ही कि हम पैलेस्टाइन को मान्यता देते हैं, इन्हीं के सामने बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने आ करके अनाउंसमेंट करना शुरू किया। आप यहां पर देख सकते हैं कि दुनिया भर के जो राजनेता हैं उन्होंने आकर के अनाउंसमेंट करना शुरू किया, जिसमें से आपको नीदरलैंड यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ आपको जर्मनी दिखाई देता है, इसके साथ साथ स्लोवेनिया दिखाई देता है, डेनमार्क दिखाई देता है, ऐसे ही आप लोगों को यहां पर नॉर्वे दिखाई देता है, ऐसे ही लग्जमबर्ग, आयरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने अपनी तरफ से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। यूएन के अंदर ये काम होना, देखिए यूएन का मुख्यालय अमेरिका में है, ट्रंप का क्षेत्र है वो। ट्रंप जिनका मन है कि फिलिस्तीन को मान्यता कम से कम उनके साथ वाले तो ना दें, वो सब लोग लगे हुए हैं इनको मान्यता देने के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा नंबर है जो आप सबको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए थोड़ा सा एंट्री करते हैं इस चीज में कि आफ्टर ऑल ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, दुनिया भर में जब बात होती है मानव अधिकार की, दुनिया भर में जब बात होती है लोकतांत्रिक मूल्यों की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की, लोगों के जीने के अधिकार की, मानव अधिकारों की, तो यूरोप के बहुत सारे देश उनमें वर्ल्ड लीडर हैं। मतलब कि वो ये मानते हैं कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक मूल्य में यूरोप बहुत आगे है, वो अमेरिका से भी आगे है। यूरोप को इसीलिए दुनिया भर के लोग बसने की बेहतरीन जगह मानते हैं कि अगर वाकई में लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया में कहीं जीने का जगह बचा है तो वो यूरोप है। और इसी कारण से दुनिया के जो 2025 के अंदर, वर्ष 2025 के अंदर टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्री देखे गए, उनमें मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री थे। आप अगर उठाकर देखें फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये सभी मैक्सिमम वो देश हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को व्यक्ति होने का एहसास देकर चलते हैं, यानी मानव के मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। मानव अधिकार में उसके होने का एहसास कि तुम हो तो इंसान की कद्र सबसे ऊपर है। तुम किस कास्ट के हो, तुम किस देश के हो, तुम किस धर्म के हो, इन सबसे परे तुम इंसान हो, इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है। ये करते हुए ये देश दुनिया में खुशी के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण से यूरोप
लोगों के ड्रीम डेस्टिनेशंस में शामिल होता है कि वहां जाकर रहा जाए। आप कहेंगे बहुत सारे लोग तो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका नौकरी के लिए जाते हैं लोग, मजदूरों के लिए चाहत की जगह है अमेरिका। लेकिन जिनको रहना है कि हाँ पैसा बहुत है, अब जिंदगी बढ़िया काटनी है, तो यूरोप जाके रहना है। अब ये दोनों चॉइसेस तो हमने बता दी। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश भी शामिल हैं। ये तमाम वो देश हैं जो आपको यूरोप में दिख रहे हैं। मुसीबत ये है जिनके पास ना पैसा है और ना जिनके पास कोई डिग्री है, वो भी ये चाहते हैं कि वो यूरोप जाकर रहें। तो वो कैसे जाते हैं? वो जाते हैं अवैध रूप से यूरोप के अंदर। अवैध रूप से यूरोप के अंदर कैसे जाते हैं? भाई यूरोप जुड़ा तो समुद्र के थ्रू ही है ना, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू यूरोप जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से और एशिया से। ऐसे में बढ़िया नाव में लोग बैठते हैं, बॉर्डर पर पहुंचते हैं और घुस जाते हैं यूरोप के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर अगर लोग इस तरह से यूरोप के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो क्या यूरोप उन्हें रोकता नहीं है? मैंने देखो इतनी तारीफ थोड़ी देर पहले आपको यूरोप की थी कि यूरोप में मानव होने का अर्थ बड़ा है, इंसान होने का अर्थ बड़ा है। तुम इमिग्रेंट हो, तुम रेजिडेंट हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। तुम दुनिया के किसी भी देश से आकर बस यूरोप की सीमा को छू लिए, तो यूरोप की पुलिस अगर पकड़ भी लेगी, तो भी जिस देश से वो भागकर आ रहे हैं, वहां के असल नागरिक से ज्यादा इज्जत वहां के कैदी बनने में मिलेगी। फिल्मों में जिस तरह से आप इनके कैद खाने देखते हैं, जहां आप इनकी जेल देखकर सोचते हैं कि ये तो हमारे यहाँ की सोसाइटी से भी अच्छे तरीके से रखते हैं, निलाते हैं, दुलाते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया सब कपड़े वपड़े पहना के रखते हैं, और अगर अपराध ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर दूसरे देश में भेजते भी नहीं है, बाकायदा उनके अधिकारों की बात सुनते हैं कि बताओ भाई क्या चाहते हो, कैसे आए हो? बोले मेरे को मेरे देश में डर है, तो बोले चलो यहीं रह लो। इस तरीके से यूरोप के अंदर मानव अधिकार के नाम पर इमिग्रेंट्स के अधिकारों की भी बहुत सुरक्षा होती है। यही कारण है साथियों कि बड़ी सारी बोट्स समुद्र के माध्यम से यूरोप के तट की तरफ भागती हुई दिखाई देती हैं। यूरोप के जो रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं, वो इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि अरे महाराज कम से कम इनको मत आने दो, ये हमारे संसाधन खाए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जिस तरह की ख्याति है यूरोप की कि ये इंसानों की कद्र करते हैं, तो भाई साहब कद्र के नाम पर ये सब लोग कद्र पाने पहुंच जाते हैं, माइग्रेंट्स पहुंच जाते हैं। अब आप पूछेंगे तो सर ये गधा मार्ग से गए हुए, डोंकी रूट से गए हुए लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बोट से गए हुए लोग हैं। इन्हें चोरी छुपे नहीं जाना, ये तो बस बोट को टिकाने, इनका मकसद ये है कि चाहे उड़कर, चाहे तैरकर, चाहे इंग्लिश चैनल को तैरकर पहुंचना है, बस सीमा छू लेनी है। उसके बाद वहां की पुलिस भी आपके साथ गलत बर्ताव नहीं करेगी। अब सवाल आता है कि साहब जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है वो लोग कहां हैं? गाजा पट्टी में है, सीरिया में है, अफगानिस्तान में है, लेबनान में है, जहां आए दिन गोले फट रहे हैं, वहां से लोग निकल निकल कर भाग रहे हैं। जैसे वर्ष 2020 के अंदर जब अफगानिस्तान का हाल बहुत चरम पर बुरा हो चुका था, अमेरिका ने छेद दिया था पूरा, तो अफगान भी लोग भाग के निकले थे। अगर हम पड़ोसी दो देश पाकिस्तान और ईरान को हटा दें, तो आप नंबर देख के सरप्राइज होंगे कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान से निकल कर कहां गए। मेजर नंबर उनका गया जर्मनी में। 1,81,000 लोग जर्मनी में जाकर शरण लिए। अफगानिस्तान से जर्मनी बहुत दूर पड़ता है। फिर पहुंचे तुर्की, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। ठीक है साहब, ये अफगानिस्तान का हाल है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, युद्ध से बचने के लिए लोग अपना देश छोड़ दें, तो छोड़कर कहां जाते हैं? तो जवाब है यूरोप जाते हैं। ऐसे ही रशिया यूक्रेन का मामला बताता हूं। यूक्रेन के ऊपर जब हमला हुआ, तो 1.5 मिलियन लोगों ने, यानी 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, और उनमें से जो अधिकांश लोग पहुंचे वो यूरोपियन देशों में जाकर के शरण लिए। पोलैंड में लगभग 9 लाख लोगों ने जाकर के शरण ली थी। ऐसे ही रशिया में 1.5 लाख लोगों ने जाकर शरण ली थी। जर्मनी, रशिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, यूके, फिर से यहां पर एक बड़ा नंबर निकल करके आया। 3 साल के अंदर 70 लाख यूक्रेन के लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, और उनमें से 12 लाख लोग केवल जर्मनी में जाकर शरण लिए। 12 लाख रशिया में भी गए, लेकिन जर्मनी फिर से एक बड़ा नंबर निकल करके आया। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, वो इस बारे में बात करता है, और वो बताता है कि दुनिया भर में जितने भी मतलब रिफ्यूजीज निकलकर भागते हैं, उनमें से 1.5 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज यूरोप में जाकर शरण लेते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा शरण वो जर्मनी में लेते हैं, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर तुर्की आता है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि दुनिया में अगर संघर्ष है तो लोग भागेंगे, और भागेंगे तो शरण लेने यूरोप में पहुंचेंगे। अब तक आपके दिमाग में एक पटकथा बनना शुरू हो चुकी होगी कि अच्छा, फिलिस्तीन की अगर बात हो तो फिलिस्तीन पर भी तो गोले बरसाए जाते हैं, और जिस तरह से गाजा पट्टी की सफाई चल रही है, 60,000 के आसपास लोगों के मरने की खबर है, तो बड़ी संख्या में लोग छोड़कर भागे होंगे।
छोड़कर भागे होंगे तो फिलिस्तीन का पड़ोसी एक तरफ है, मतलब फिलिस्तीन का पड़ोसी एक तरफ तो इजिप्ट है और वेस्ट बैंक का पड़ोसी एक तरफ जॉर्डन है। तो ये यहां से निकल करके इजिप्ट और जॉर्डन में शरण ले लेनी चाहिए। वो दोनों लोग इनको एंट्री नहीं करने देते। अरब वर्ल्ड के देश फिलिस्तीन के लोगों को अपने देश में नहीं आने देते। देखिए बड़ी आयरनी है, मतलब एक ऐसा संयोग है कि आप इसको देख करके बड़े सरप्राइज होंगे। फिलिस्तीनी लोग मेजरली मुस्लिम हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के जो अन्य देश हैं जैसे इजिप्ट है या फिर जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है और भी जैसे सऊदी है या फिर कुवैत, बहरीन, ये तमाम देश ये फिलिस्तीनियों को अपने यहां जगह नहीं देते। नहीं देते इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि मुसलमानों में आपस में चिढ़ है एक दूसरे से कि छोटा या बड़ा मुसलमान, वो अलग लेवल है। दिक्कत यह है कि उन्हें इजराइल का बहुत डर है। बोले किस बात का डर है सर? इजराइल तो खुद कहता है कि ले लो भाई इन लोगों को अपने यहाँ पे। नहीं नहीं, दिक्कत यह है कि जब पहले 6 डे वॉर हुई थी ना शुरुआत में 1967 में, बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी निकल करके इजिप्ट में और जॉर्डन में जाकर बस गए थे, सीरिया में चले गए थे, कुछ लोग चल के लेबनान में चले गए थे। इजराइल ने तब तो सबसे कहा था कि हाँ इन लोगों को अपने यहां पर ले लो। लोगों ने ले भी लिया। मुसीबत क्या हुई ना, जो लोग अपना देश छोड़कर गए हैं उनमें अपने देश के प्रति एक चाह तो होगी ही। भाई फिलिस्तीन छोड़ करके अगर कोई दूसरे देश में शरण लिया है तो अपने देश की तो याद आती होगी ना। जब अपने देश की याद आएगी तो फिर वो उस याद में क्या करेगा? याद में खोलेगा, अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगा, चाहेगा कि मैं इजराइल का बुरा करूं। इजराइल का बुरा करूं किस देश में बैठकर करूं? या तो इजिप्ट में बैठूं या जॉर्डन में बैठूं, बैठ करके वहां गोले फोड़ूं, या लेबनान से करूं या सीरिया से खोलूं, करूं मैं इजराइल पर हमला। इजराइल पर हमला कर वो आदमी रहा है जो भाग कर गया था, लेकिन बदनाम कौन सा देश हो रहा है? जिस देश ने शरण दी थी। जिस देश ने शरण दी थी उस देश पर इजराइल गोले बरसा दे रहा है। मतलब इजराइल पहले तो लोगों को भगा के वहां बिठवाता है, वहां से अगर हमला हो जाए तो उस देश पर हमला कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई सुनो, फिलिस्तीनियों को हम नहीं लेंगे अपने यहाँ पे, ये लोग आ जाएंगे तो फिर तुम हमारे को मारने आओगे। बड़ी मुश्किल से पीस ट्रीटी चलाते आ रहे हैं। इजिप्ट के साथ तो बहुत बुरा हाल है। सिनाई पेनिनसुला छीन लिया था, स्वेज कैनाल वाला हिस्सा इजराइल ने छीन लिया था 1967 में। वो तब से डर के मारे बैठा, वो कहते 67 साल हो गए, वो सॉरी 40 साल हो गए, अपन भाई पंगा नहीं लेंगे। तो मतलब एक तरीके से उनका अलग ही चल रहा है। वो कहे अपन को नहीं लेना भाई, इस मामले में हाथ ही नहीं डालना, जिसको जाना है जहां जाओ, हम अपने यहां पर नहीं लेंगे। तो फिर कहां जाएंगे ये लोग निकलकर? फिर से पहुंचते हैं यूरोप। मतलब एक तरीके से आप उठाकर देखें तो दुनिया भर के जितने भी रिफ्यूजीज भागकर कहीं जाते हैं, सबसे ज्यादा वो जाकर कहीं जगह लेते हैं तो वो यूरोप में लेते हैं। अब पूछेंगे यूरोप ऐसा क्या दे रहा है? तो सबसे पहले तो साहब यहां पर प्रॉपर बच्चों को एजुकेशन मिलती है, हेल्थ मिलती है, हेल्थ केयर के साथ साथ रहने की जगह मिलती है, और तो और काम करने की आजादी मिलती है। जो रिफ्यूजीज जाते हैं उन रिफ्यूजीज को यहां पर रहने के लिए, मतलब एक तरह से उनको पूरा मानव का सम्मान मिलता है। ऐसे में गाजा पट्टी को जो छेदने का प्लान था इजराइल का, वो भारी किस पे पड़ रहा था? वो पड़ रहा था यूरोप पे। क्योंकि गाजा से निकलकर जो भी जा रहा है, कहां जा रहा है? यूरोप में। ये जो बरकर के भीड़ जा रही है, इनका मेजर कहां डेस्टिनेशन है? बोले चलो यूरोप चलते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बता दिया कि अरब देश तो इनको ले नहीं रहे और ये जा रहे हैं यूरोप की यात्रा पर। तो यूरोप की टेंशन ये बढ़ती है कि भाई ये माइग्रेंट हमारे यहां आते हैं, इससे हमारे यहां के संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अच्छा, इसका एक बड़ा उदाहरण भी है, मैं आपको बताऊं। इस समय क्या हो रहा है कि इस जो आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि ब्रिटेन के अंदर लोगों ने बड़ी मात्रा में सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया था, रॉबिन्सन के नेतृत्व में। अभी ब्रिटेन के अंदर प्रदर्शन जब हुआ था, ब्रिटेन में लाखों के करीब आसपास लोग सड़क पर आ गए थे। उन लोगों का कहना यह था कि भाई इमिग्रेंट्स को हमारे देश में आने ही क्यों दे रहे हो? अब वो कहते हैं कि साहब हमारे यहां तो इसलिए आने देते हैं क्योंकि मानव अधिकार है हमारे यहां पे। अधिकारों में परिवर्तन कर दें तो फिर यूरोप नहीं बचेगा, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए सरकारें तो है परेशान, जनता भी है परेशान, और जनता इस बात से परेशान है कि इमिग्रेंट्स हमारे यहां आते हैं। ब्रिटेन के हालात आपने सड़कों पर उतरते हुए कुछ दिन पहले देखे थे। जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि इनके यहां जगह बहुत कम है, पुराने अमीर लोग हैं, अब काम करना बंद कर चुके हैं, इमिग्रेंट्स बड़ी संख्या में आ रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मानव के विकास के लिए या फिर लोगों के इलाज के लिए या संसाधनों के लिए, नौकरी के लिए ये लोग पैसा खर्च किए जा रहे हैं। अमीर कभी हुआ करते थे, अब बचे नहीं। ऐसे में आपको एक खबर दिखाता हूं। फ्रांस जो है ना, इस समय उसके यहां पर एक बड़ी दिक्कत चल रही है। कहा जा रहा है कि यूरोप की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, वो बैंकरप्सी के कारण बैंकरप्सी के नजदीक तक पहुंच सकती है। फ्रांस की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। आप ये 8 सितंबर की खबर देख रहे हैं। फ्रांस के अंदर इसी
इसी कारण से बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स उतरे थे। 19 सितंबर के आसपास हमने ये खबर की थी, जब प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया था फ्रांस के अंदर। उसने बजट कट कर दिया था कि भाई पैसा बचाना पड़ेगा हमें फ्रांस को चलाने के लिए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करते ही प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। मतलब अब इन देशों के यहां दिक्कत ये हो गई कि आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं। आप देखिए, ये आज की खबर दिखा रहा हूं 23 सितंबर की। यूके है ना, इस समय हाईएस्ट इन्फ्लेशन फील कर रहा है G7 देशों के अंदर, ऐसा ओईसीडी का मानना है। मतलब आप सोचिए कि ये जितने भी लोग अच्छा बनने निकले थे, माइग्रेंट्स ने यहां जाकर के इनके संसाधनों को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया। ऐसे ही ओईसीडी ने माना है कि जर्मनी की ग्रोथ रेट कम होने वाली है। यह भी आज 23 सितंबर की खबर है। अर्थात जर्मनी जो इस समय सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को जगह देता है, यूरोप में लगभग 3 मिलियन के आसपास माइग्रेंट्स केवल जर्मनी में है। यूरोप के अंदर मैक्सिमम माइग्रेंट्स आ रहे हैं दुनिया भर से, उनमें सबसे ज्यादा जर्मनी और ब्रिटेन में। ऐसे में इनकी अर्थव्यवस्था धार से नीचे आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके चलते रीजनल लेवल पे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। यह बात खुद अमेरिका ने यूरोप को सुनाई है, खूब चिल्ला चिल्ला करके। जब जेडी वेंस यूरोप में आए तो उन्होंने कहा कि यार यूरोप वालों, आंखें खोलो, तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है पहचानो। तुम ये जो मानव अधिकार का, अपने अच्छे होने का जो स्वांग ओढ़ कर चल रहे हो कि हम माइग्रेंट्स को आने देंगे, ये एक दिन तुम्हारी नस्लों को खत्म कर देंगे। यही कारण है कि ब्रिटेन में जो अभी रॉबिन्सन के नेतृत्व में रैली हुई थी ना, उसमें जेडी वेंस के पोस्टर भी लहराए गए थे, जेडी वेंस के डायलॉग्स चलाए गए थे, ब्रिटिशर्स ने चलाए थे कि देखो अमेरिका हमें याद दिला रहा है कि माइग्रेंट्स को मत आने दो। अमेरिका हमें याद दिला रहा है, एलॉन मस्क याद दिला रहा है, ट्रंप याद दिला रहा है, चार्ली कर्क मर गया कहते कहते कि माइग्रेंट्स को मत आने दो, ये पूरा देश तुम्हारा खा जाएंगे। तो जेडी वेंस के नारे जो है ना, वो यूरोप को ऊपर खूब मतलब कि यूरोप तो बोले सुसाइड करने की स्थिति में जा रहा है। यूरोप इज कमिटिंग सिविलाइजेशनल सुसाइड थ्रू मास इमिग्रेशन। ये जेडी वेंस के पुराने बयान है, इसी साल के बयान है। मतलब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने यूरोप को उनके इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते खूब खींचा है। बाकायदा ये खुद ये बात कहते हैं जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, और यूरोप वालों से कहते हैं कि तुम पहले इमिग्रेंट्स को यहां आने देते हो, उनमें से तुम्हारे कुछ रीजनल लोग उनको पसंद नहीं करते। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी का हक मर रहा है, फिर वो लोग यहां पर आकर तांडव तांडव खेलते हैं और तुम्हारे यहां पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। देखो तुम्हारे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट है ना, वो इस लेवल पर ये इमिग्रेंट्स ही हैं। इसी कारण से आपको जानकर आश्चर्य होगी, आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था, फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में ब्रिटेन में बाकायदा बैंड बने हुए हैं, म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं, 15-15 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। ब्रिटेन के अंदर गाजे बाजे के साथ में फिलिस्तीन की जय बोल रही है, इजराइल को डेथ बोल रही है। यह सब ब्रिटेन में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सबको यह याद दिलाया जा रहा है कि तुम जो भोले भंडारी बनकर बैठना चाह रहे हो ना कि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहां तो आने दो, यूरोप खत्म हो जाएगा, कब चेतोगे इस बात से। तो इसी का फिर इन लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि अमेरिका वालों, फिर तुम्हें झुकना पड़ेगा एक जगह पर। बोले क्या? जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां युद्ध रुकवाओ तुम, और युद्ध रुकवाने के नाम पर इमिग्रेंट्स को आने से रोकोगे, और वो तभी होगा जब सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीन को रोकोगे। यूक्रेन के लोग तो खुद भी सक्षम लोग हैं, लौट जाएंगे वापस, लेकिन रशिया यूक्रेन में तुम पहले यूक्रेन रोको, जैसे अफगानिस्तान सॉरी इजराइल फिलिस्तीन में पहले गाजा पट्टी पर युद्ध करवाना रुकवाओ, तब जाकर बात बनेगी। तो यहां से यूरोप वालों ने खेला पकड़ लिया। ये कहानी मैं आपको जो सुना रहा हूं, इसको आज से भी जोड़ सकते हैं। आज अभी जब आप इस सेशन को सुन रहे हैं, इससे 2 घंटे पहले ही ट्रंप ने यूएन में भाषण दिया, और उसने भी इस समय पर यूरोपियन कंट्रीज को उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण फिर से टोका है कि तुम लोग बर्बाद होने की तरफ बढ़ रहे हो। मजाक बनाते हुए ट्रंप ने कहा कि यूएन की तो पॉलिसीज देखकर हंसी आती है, 372 मिलियन का कैश असिस्टेंस इन्होंने माइग्रेंट्स के लिए रखा हुआ है, उनके ट्रांसपोर्टेशन, फूड, शेल्टर, अरे क्यों रख रखा है भाई साहब? युद्ध करें ये लोग, लोग प्रस्थान करें, उनके लिए पैसा खर्च कर दे कोई, तो फिर ये उनको भी खींच लेते हैं। खैर, अमेरिका महान, क्यों बोला जाए उसके खिलाफ। फिलहाल के लिए कुल जमा अर्थ यह है कि यूरोप असल मायने में अमेरिका के खिलाफ नहीं हो रहा है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, गाजा को रिबिल्ड करने का कहके, ताकि ये माइग्रेंट्स निकल करके उनके देश में शरण लेने ना पहुंच जाएं, क्योंकि इजराइल तो कह चुका है कि फिलिस्तीन नाम का देश ही नहीं छोड़ूंगा, मैं सब साफ कर दूंगा। तो
ऐसे में अब ये सब लोग एका किए कि भाई साहब गाजा को बचा लो ताकि हमारे यहां बर्डन ना पड़े। तो ये अमेरिका को मनाएंगे और यही कारण है कि अभी ट्रंप के साथ में गल्फ के बहुत सारे देश मिलने वाले हैं। गल्फ के साथ में अरब और मुस्लिम लीडर्स की मुलाकात है, आज ही है, और हो सकता है जैसा भी हो तो उसमें हो सकता है ट्रंप उन्हें कोई गाजा का बेहतर प्लान बनाकर दे। यूरोप की तरफ भी ना वजन बढ़ाएं, या कुछ भी हो, जैसा भी होगा वो पता चलेगा। लेकिन दुनिया में इस समय बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है। इजराइल बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं फिलिस्तीन को छोड़ूंगा ही नहीं, होगा ही नहीं फिलिस्तीन नाम का देश। अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है और दुनिया भर के देश अमेरिका को मनाने लग रहे हैं कि अरे भाई कम से कम ये जगह गाजा को तो छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर यूरोप का एकमात्र कारण ये नहीं है, बहुत से कारण हैं अमेरिका के खिलाफ जाने के। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, टैरिफ उनमें से एक बड़ा कारण है, यूरोप का अपना इन्फ्लेशन अपना एक बड़ा कारण है, रशिया के साथ उनके संबंध एक बड़ा कारण है, ऐतिहासिक भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो तात्कालिक कारण है कि यूरोप को अपनी राह बनानी पड़ी खुद की बचने के लिए, उनमें बहुत बड़ा कारण इमिग्रेंट्स है, साथ ही साथ उनकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका के छाया क्षेत्र में रहने से वो बचना चाहते हैं। वो अपनी राय रख करके अपने होने का प्रमाण देना चाहते हैं। बाकी आप लोग इसके अतिरिक्त क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, यूट्यूब चैनल बातें बजा